हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल इसको पढ़ने वाले हैं आज। और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी रीडिंग को, ग्रामर को और वोकैब को इम्प्रूव करना। 5 मिनट की क्लास अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तीनों काम आसानी से बिल्कुल बेसिक से कैसे किए जा सकते हैं। क्लास को हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाया गया है, मैक्सिमम बेनिफिट लिया करो इसका। और क्लास के लास्ट में आपको इस क्विज़ को भी सॉल्व करना है जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। माइनिंग पे लिखा हुआ ये आर्टिकल, खुदाई पे, खदान में, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को अपने सॉल्व करेंगे। आइए लेक्चर को पूरे मन के साथ में शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी बरो ट्रेजेडी। ये क्या होता है भाई बरो? आपने चूहे को, सांप को देखा होगा बिल बनाते हुए, मतलब बिल बनाते हुए देखा नहीं होगा, उनके बिल देखे होंगे आपने। तो जो बिल बनाने का काम होता है, ज़मीन के अंदर मिट्टी निकाल निकाल के खुदाई करके अंदर घुसने का काम होता है, इसको बोलते हैं बरो करना। कह रहे जी खुदाई करते हुए, बिल बनाते हुए एक ट्रेजेडी यानी हादसा हुआ। अब कहाँ हुआ ये हादसा? कह रहे जी इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स माइनिंग डिजास्टर्स एंड इन्फोर्स रेगुलेशंस। कह रहे जी भारत को लर्न करना ही चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, लर्न करना यानी सीखना। भारत को सीखना ही चाहिए अपने माइनिंग में होते हुए डिजास्टर से। माइनिंग यानी खुदानों से खुदाई करना है ना, कोयला निकालना, पेट्रोल निकालना। और डिजास्टर आप समझते हैं बड़े बड़े हादसे या ट्रेजेडीज़। तो जो भी डिजास्टर्स माइनिंग में होते हैं, भारत को उनसे सीख लेने चाहिए और साथ ही एनफोर्स करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए रेगुलेशंस को या नियमों को। तो एक बहुत खतरनाक तरह की खुदाई होती है, रैट होल माइनिंग इसको बोलते हैं। तो बहुत सारे रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लालच की आड़ में रैट होल माइनिंग्स आज भी चल रही है। इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है, मस्ट लर्न इसकी पहली वर्ब है और मस्ट एनफोर्स इसकी दूसरी वर्ब है। मस्ट यहाँ भी लगा हुआ है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जब एक बार आ गई, दूसरी बार इसको फिर से लिखना आपको नहीं होता। ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हो, पूरे आर्टिकल में आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, पिंक कलर में इसकी वर्ब्स मिलेगी। सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए आपको आगे चलना है। आपकी रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो जब मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं, इनको देख के थोड़ा आइडिया आप लगाओगे, धीरे धीरे आप भी सब्जेक्ट वर्ब्स देखते ही पकड़ने लगोगे। आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। वोकैब से एक चीज़ याद आई मुझे, लर्न करना यानी सीखना। तो जो सीख आपको मिलती है या सबक मिलता है, उसके लिए एक बड़ा अच्छा वन वर्ड है। सीख या सबक किसी चीज़ से आपको मिले, उसको लेसन तो बोलते ही हैं, लेकिन एक अच्छा एडवांस वन वर्ड है सबक के लिए। कितने बच्चों को याद है कमेंट्स में डालना। बहुत बार आपको सिखाया है, आधे बच्चों को आता भी होगा। चलिए बढ़े आगे। एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर से दें, और जो पूछता रहता हूँ साथ साथ डालते रहा करो कमेंट्स में, लिखने से आपको याद रहेगा। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पहले आपको चाहिए होते हैं नोट्स, बुक्स। दूसरा आपको चाहिए होता है डाउट सॉल्विंग, कोई आपको आपके डाउट समझा सके। और नंबर 3 चाहिए होता है आपको मॉक टेस्ट, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। टेक्स्ट बुक ने कर दिया है इन तीनों चीज़ों को कंबाइन अपने नए प्रो मैक्स पास के अंदर। इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, बहुत डिटेल के अंदर, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है एक समाधान एआई नाम का डाउट सॉल्वर, जिससे आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चंस का सवालों का जवाब आपको इस एआई से मिल जाएगा। साथ ही मॉक टेस्ट तो इसमें है ही, सिंगल पास के अंदर सभी के मॉक टेस्ट कंबाइंड है, 70-75 हज़ार इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ में ये पास है 2,000 रुपये का, जिसपे कल से शुरू होने वाली है सेल। 17 और 18 जनवरी को इस पास को आप अवेल कर सकते हैं 1055 के अंदर। चलिए सेल का मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर पास से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, कमेंट सेक्शन में पास का लिंक गिवन है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द टेक्स्ट बुक प्रो मैक्स। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी थोड़ी जूम इन करता हूँ ताकि छोटी मोबाइल स्क्रीन पे आप इसको पढ़ पाएँ। पहला वर्ड है कनाइव। साठ गांठ करना कहलाता है कनाइव करना। ये वर्ड बना है कनाइवेंस नाम के नाउन से। कनाइवेंस यानी षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, कोल्यूजन, है ना। तो कनाइव वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज, कनाइवेंस इसके नाउन फॉर्म को। सम पुलिसमैन connived with the prisoners and helped them escape the custody।
कुछ पुलिस वालों ने साठ गांठ कर ली, स्कीम बना ली प्रिजनर्स के साथ मिलके और उनको मदद किया एस्केप करने में या भागने में कस्टडी से। कोल्यूड इसका कॉमन सा सिनोनिम है, जरूर से आपको है ना ध्यान देना इसकी तरफ, आएगा आपको बहुत बार मिलेगा रीडिंग में। चलिए अगला वर्ड अपने पास स्क्रूपल। देखिए स्क्रूपल वो मॉरल सेंस होता है या नैतिक मूल्य होता है जो आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क बताए। आप कितने भी गलत आदमी, कितने भी गलत काम करो, हमेशा आपके मन में एक मॉरल जजमेंट ज़रूर होगी कि यार ये तो कर रहा हूँ मैं, भले ही मेरी ज़रूरत है करना, लेकिन उसके बावजूद ये काम तो गलत है। चोरी करना गलत है, किसी की बुराई करना गलत है, झूठ बोलना गलत है ना। तो ये जो मॉरल सेंस जो हमारे सबके दिमाग में ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आया हुआ है, इसको बोलते हैं स्क्रूपल। और स्क्रूपलस एक ऐसा आदमी है जो मॉरल सेंस को फॉलो करता है, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है अनस्क्रूपलस, ऐसा आदमी जो बदमाशी करता हो, जिसके मॉरल सेंस जो है बिगड़े हुए हों, है ना। द शॉपकीपर हैड नो स्क्रूपल्स अबाउट सेलिंग डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स इवन टू हिज रेगुलर कस्टमर्स। शॉपकीपर के कोई नैतिक मूल्य नहीं थे, मॉरल सेंस नहीं थे, यहाँ तक कि सेल करने में ख़राब प्रोडक्ट्स को अपने रेगुलर कस्टमर्स को भी। चलिए इसको कॉन्शियंस बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है कॉन्शियंस। प्रिंसिपल, एथिक्स, मॉरल्स, स्क्रूपल्स के सिनोनिम्स हैं। अनस्क्रूपलस यानी बदमाश नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास डिल्यूज, बड़ा कॉमन सा वर्ड है भाई। डिल्यूज का मतलब होता है सैलाब। सैलाब पानी का भी हो सकता है या किसी और चीज़ का भी, दोनों ही तरीके से ये वर्ड यूज़ होगा। यूज़ करके दिखाता हूँ तब समझोगे आप। अबाउट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने अपना घर खो दिया इस सैलाब में, डिल्यूज में। यह है पहले टाइप का, है ना, पानी का सैलाब। अब दूसरा सैलाब देखो। द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने रिसीव किया कंप्लेंट्स के या शिकायतों के एक सैलाब को, प्रोग्राम को लेकर के। तो सैलाब किसी भी चीज़ का हो, पानी का हो, सवालों का हो, थॉट्स का हो, है ना, आप उसको डिल्यूज वर्ड से बताते हैं। डिल्यूज को इनंडेशन बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं, एवलांश और बराज बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स आपने देखे हुए हैं, रीडिंग में अक्सर आते हैं। आज आप इसका इनंडेशन वाला मीनिंग या इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। इनंडेशन यानी सैलाब, डिल्यूज का सिनोनिम है। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है अपना हैजर्डस। ब्रेक करके बताता हूँ इसको मैं आपको। याद करने का तरीका ये है जी, 1000 इंटू में 10, कितनी बड़ी जो है फिगर हो गई है, 1000 इंटू 10। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये चीज़ तो 1000 इंटू 10 गुना खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ को हैजर्डस बोला जाता है। मैं एक निमोनिक बता रहा हूँ आपको, अगर आप याद रख सको इस ट्रिक से, भाई ये इतना खतरनाक है, ये नॉर्मल चीज़ से 1000 इंटू 10 गुना खतरनाक है, मतलब ये हैजर्डस है, वेरी डेंजरस है। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ़ इट इज़ नॉट यूज विदाउट रिस्ट्रेंट और केयर। टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, बड़ी हैजर्डस होती है, खतरनाक होती है, अगर ये बिना संयम और सावधानी के यूज़ की जाए। हैजर्डस को प्रिकेरियस, पेरिलस, रिस्की, डाइसी, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। यू विल सी द वर्ड हैजर्डस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास आर्केइक। ओल्ड फैशन को बोलते हैं, पुराने ज़माने की चीज़ों को बोलते हैं आर्केइक। आर्केइक होम, आर्केइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ जो बहुत पुरानी है, ओल्ड फैशन है। सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नीड टू शन देयर आर्केइक वेज ऑफ फंक्शनिंग एंड एम्ब्रेस मॉडर्नाइजेशन। कुछ सरकारी महकमों को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत है कि वो अपने पुराने तरीक़ों को छोड़ दें और तरीके किस चीज़ के, फंक्शन करने के, है ना, काम करने के, और साथ में वो एम्ब्रेस करें या अपना लें मॉडर्नाइजेशन को, आधुनिकीकरण को, है ना। मॉडर्नाइजेशन में अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो, टाइपराइटर्स को निकाल दिया जाए ऑफिस से, है ना, कागज़ की बजाय जो है ऑनलाइन काम किया जाए। तो ये सब जो है नए तरीके अपनाने होंगे और पुराने ज़माने के तरीके छोड़ने होंगे। तो आर्केइक यानी पुराने ज़माने का, एंशंट, ऑब्सोलीट, एंटीक्वेटेड और प्रिमिटिव इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप एंटीक्वेटेड नाम का वर्ड, पुराने ज़माने का, आर्टिकल में देखेंगे। वोकैब इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि सीधे सीधे मीनिंग बता दूंगा तो ये काम आप डिक्शनरी से खुद भी कर सकते थे। इस क्लास में आप आते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो कुछ वैल्यूज़ आपको अलग से देने की हमारी कोशिश होती है ना। चलो अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें। देखिए माइनिंग बड़ा ज़रूरी चीज़ है। आपको कोयला, लोहा, सोना, तांबा, पेट्रोल कुछ भी निकालना है, ज़मीन के नीचे से निकलेगा और उसके लिए आपको खोदना पड़ेगा। लेकिन ये माइनिंग होनी चाहिए
मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनें ज़मीन के अंदर खोदें, सब चीज़ें बाहर निकालें। लेकिन ये बड़ी मशीनों से खोदने की बजाय भारत में आज भी क्या किया जा रहा है, कोयले की खानों में लोगों को उतारा जा रहा है अंदर गहरे। इसको बोलते हैं रैट होल कोल माइनिंग। एक चूहे की तरह आदमी को होल बना करके उस चूहे की तरह अंदर घुसा करके बताया जा रहा है कि तू कोयला निकाल के ले आ। और ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी मशीनों में पैसा लगता है और कोयले जैसी चीज़ पे या खुदाई पे लोग कोई पैसा लगाना चाहते नहीं हैं। तो लोग चाहते हैं कि यार जान तो सस्ती है भारत में, आपको पता ही है। तो कोई आदमी पकड़ लो 500 रुपये में और उसको बोलो तू निकाल के ला कोयला, है ना, हमें मशीनें यूज़ ना करनी पड़े। ये रैट होल कोल माइनिंग काफ़ी वक्त से बैंड है इंडिया में, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनको चला रही हैं क्योंकि इससे सरकार को कुछ रेवेन्यू अलग से मिल जाता है। रिसेंटली एक ट्रेजेडी हुई असम में, कई रैट होल माइनर्स से जो अभी फंसे हुए हैं आज भी माइन के नीचे। हमारा आर्टिकल कह रहा है जी ये हर साल हो रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है लालच के अंदर। जल्दी से जल्दी रैट होल माइनिंग को भारत में बैन करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। टोन आज के क्रिटिकल, सरकार को और उसकी लालच को क्रिटिसाइज कर रहा है। कह रहा है जी विद 4 डेथ्स सो फार द कोल माइनिंग ट्रेजेडी इन असम्स डिमा हासो डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिवाइव्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन द हैजर्डस नेचर ऑफ रैट होल कोल माइनिंग इन इंडिया। सेंटेंस विद से शुरू हुआ, विद का मतलब है साथ ही। कह रहा है जी साथ ही 4 मौतों के अभी तक सो फार। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही जो कोल माइनिंग की ट्रेजेडी है, कोल यानी कोयला, माइन यानी खुदाई, ट्रेजेडी यानी हादसा। कोयले की खुदाई में जो हादसा है जो असम के इस डिमा हासो नाम के शहर में, ज़िले में हुआ, ये हादसे ने रिवाइव कर दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है, जान फूंक दी है एक लंबी खड़ी हुई डिबेट में, लॉन्ग स्टैंडिंग बहस में। और बहस है इस खतरनाक हैजर्डस नेचर को लेकर के या प्रकृति को लेकर के रैट होल कोल माइनिंग की भारत में। तो ये डिबेट काफ़ी टाइम से हो रही है, दशकों से, कि रैट होल माइनिंग बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन बंद नहीं हुई। अब 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और लोग फंसे हुए अंदर असम में, और इस पूरे हादसे के साथ में ये डिबेट फिर से शुरू हो गई है। समझ गए? चलिए, ट्रेजिडी की वर्ब है हैज़ रिवाइव्ड, सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में ट्रेजिडी सिंगुलर, वर्ब है पिंक कलर में सिंगुलर, हैज़ प्लस में V3। चलिए, हैजर्डस आप देख चुके हैं, बड़ा खतरनाक, प्रिकेरियस, डाइसी हो, डेंजरस हो। रिवाइव करना, किसी चीज़ को जिंदा करना, फिर से उसमें जान फूंकना। कह रहा है एज अपोज टू मॉडर्न कोल माइनिंग विच इज़ मैकेनाइज्ड द रेड होल पॉइंट्स टू द क्रूड एंड एंटिक्वेटेड टेक्निक ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल एंड इवन चिल्ड्रन। कह रहा है जी जिस तरह से बिल्कुल उल्टा है, अपोज्ड है मॉडर्न कोल माइनिंग के या आधुनिक तरीके से कोयले में खुदाई के। कह रहा है जी इससे बिल्कुल उल्टा। कह रहा है वो खुदाई कोयले की जो मैकेनाइज्ड है, जो मशीनों के थ्रू या मैकेनिक्स के थ्रू, है ना, जिसमें मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, मैकेनिक्स यूज़ होते हैं। कह रहा है जी इस कोल माइनिंग के बिल्कुल उल्टा हमारे भारत में जो रैट होल माइनिंग होती है, ये पॉइंट टू करती है उस बहुत ही क्रूड, बहुत ही गंवार तरीका, क्रूड मतलब जिसमें रिफाइनमेंट ना हो, गंवार हो, और एंटीक्वेटेड टेक्निक को, ऐसी टेक्निक को जो बहुत पुरानी हो चुकी है, बाबा आदम की ज़माने की है, और टेक्निक है एम्प्लॉय करने की, पीपल को काम देने की, लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को। और काम क्या दिया जाता है इनको कि आप टू बरो इनटू करें द ग्राउंड, आप ग्राउंड में चूहे की तरह खोदते हुए अंदर घुस जाएं। और क्यों करें? टू स्कूप आउट द अंडरग्राउंड कोल, ताकि आप स्कूप आउट कर सकें, बाहर ले करके आ सकें अंडरग्राउंड कोल को, ज़मीन के नीचे से कोयले को। तो दुनिया तो मशीनों से कर रही है, लेकिन भारत क्या गरीब देश है, और गरीब के साथ में लालची लोग भी बहुत हैं यहाँ। तो हमने क्या सोचा, मशीनों पे खर्चा कौन करेगा? वही वाली बात, 500 रुपये में एक आदमी पकड़ के लाओ, छोटा बच्चा पकड़ के लाओ। तो ऐसे लोगों को अंदर भेजो और उनको बोलो कि तुम कोयला हाथों से निकाल के ले आओ, है ना। बच्चों को जानबूझ के लगाया जाता है इसमें, क्योंकि बच्चे का साइज़ कम होता है, तो वो और तेज़ी से खोदेगा, उसको जगह भी कम चाहिए। तो छोटे छोटे 6, 8, 10 साल के बच्चे को चूहे की तरह ज़मीन के अंदर घुसा देते हैं। चलिए, इसकी वीडियोस देखना आप यूट्यूब पे और कहीं इधर उधर, आपका दिल पसीज जाएगा देख करके कि लोग क्या, किस तरह से लोग गुजर रहे हैं ना भारत में। विच की वर्ब है इज़ मैकेनाइज्ड, ये आया है मॉडर्न कोल माइनिंग के लिए। रैट होल की वर्ब है पॉइंट्स, पॉइंट टू करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इसको रिफर टू करना भी बोलते हैं।
इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है हिंट, हिंट, लेकिन हिंट के बाद में ऐड लगता है। तो रेड होल पॉइंट्स टू, रिफर्स टू, या हिंट्स एट द क्रूड एंड एंटिक्वेटेड टेक्निक। क्रूड यानी मैंने आपको बता दिया लैकिंग रिफाइनमेंट हो, जिसमें गंवारापन हो, देसीपना हो। एंटिक्वेटेड यानी बहुत पुराना, बाबा आदम के ज़माने का, ऑब्सोलीट। बरो इनटू करना यानी खोदना, किसी चीज़ के अंदर चूहे की तरह एकदम, समझ गए ना। स्कूप आउट करना यानी फावड़े से निकाल निकाल के बाहर लाना। जैसे आइसक्रीम के स्कूप में से आप चम्मच मार के आइसक्रीम निकालते हैं ना, समझ पा रहे हो। आइसक्रीम का कप है, उसमें चम्मच मारोगे कप को चप, और फिर आइसक्रीम निकालोगे, खा जाओगे। वैसे ही ज़मीन में चम्मच मार के, फावड़ा मार के जब कोई चीज़ बाहर निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्कूप आउट करना। कह रहे जी डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ्स दैट दे प्लम द odds आर हाई दैट देयर पिक एक्सेस विल ऑफन अनलीश अ टोरेंट ऑफ वाटर। कह रहा है जी डिपेंड करते हुए इस चीज़ पे, और किस चीज़ पे, कि उन डेप्थ्स पे, उन गहराइयों पे जिस पे वो प्लम्ब कर रहे हैं। प्लम्ब करना यानी प्लम्बर की तरह गहराइयों के अंदर, है ना, जाना। जैसे प्लम्बर का काम क्या होता है, छत के बाथरूम से लेकर के ज़मीन के टैंक तक पाइप बिछाना, है ना, प्लम्बर बोलते हैं अपने जिसको। तो जिस कह रहा है जी डिपेंड करते हुए इस चीज़ पे कि कितनी गहराई तक वो प्लम्ब करेंगे, प्लम्बर की तरह अंदर घुसेंगे। और जो हैं या पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हाई है, कि उनकी जो पिक एक्सिस है, उनकी जो कुदाली है ना, उनकी जो फावड़ा है, वो अक्सर अनलीश कर देगा या खोल देगा एक टोरेंट को या लहर को, पानी की। और ये पानी कहाँ से आएगा अचानक से, फ्रॉम अ हिडन एक्विफर दैट कैन सडनली इनंडेट द एक्सकवेटेड टनल। ये पानी की टोरेंट आएगी एक छुपे हुए पानी के स्टोरेज से, एक्विफर से, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर के सप्लाई से, और जो अचानक से इनंडेट कर देगा, सैलाब ले आएगा इस एक्सकवेटेड या खुदी हुई टनल में, सुरंग में। तो ये होता है इनके साथ में, खुदाई करते करते अंडरग्राउंड पानी की कोई जो है ना स्टोरेज, समझ गए ना, जो नेचुरल स्टोरेज है, वहाँ पे कुछ फोड़ देते हैं और पानी सारा केव के अंदर आ जाता है, और जहाँ ये घुसे थे खड्डे में, पानी पानी हो जाता है वो पूरा। चलिए डैश लगा के बता रहा है, कह रहा है एज इट इज़ सस्पेक्टेड टू हैव हैपेंड एट डीमा हासो। कह रहा है कि जैसा कि ये सस्पेक्टेड भी है, आशा भी है, सस्पिशन भी है कि वही हुआ होगा डीमा हासो के ट्रेजेडी में। चलिए दे आया है इन लोगों के लिए, रेड होल कोल माइनर्स के लिए। दे की वर्ब है प्लम, प्लम करना यानी अंदर घुसना, प्लम्बर की तरह लंबी लंबी गहराइयों तक जाना। ऑड्स यानी, ऑड वर्ड का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, तो ऑड्स की वर्ब है आर। पिक एक्सिस यानी कुदाली जिससे आप खोदते हैं, इसकी वर्ब है ऑफन, अनलीश, विल अनलीश। अनलीश करना, किसी चीज़ को खोल देना, आज़ाद कर देना। ठीक है, अगर पानी को आज़ाद कर रहे हैं तो यानी पानी फूट के निकलेगा ज़मीन में से, इतना सारा पानी आपने अनलीश कर दिया। एक्वेफर होता है स्टोरेज ऑफ वाटर, अक्सर अंडरग्राउंड स्टोरेज जो होती है ना, ज़मीन के नीचे पानी है ना, सभी वो एक्वेफर है। दैट आया एक्वेफर के लिए, दैट की वर्ब है सडनली इनंडेट, इनंडेट करना, सैलाब ले आना। बैराज, इनंडेट, डिल्यूज, सारे वर्ड्स आपको याद है ना सैलाब के लिए। एक्सकवेटेड यानी जो खुदा हुआ है, जहाँ पे गड्ढा आपने कर दिया है, एक्सकवेशन, एक्सकवेटेड टनल है वो। चलिए वो कैब खूब है, सेंटेंसेस लंबे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक एक वर्ड आपको समझाएं। स्पीड ज़्यादा कम लगती है तो यूट्यूब में एडजस्ट करने का ऑप्शन है, आप यूज़ करें उसको, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कह रहा है जी बिकॉज सच एक्सीडेंट्स हैव रिकर्ड ओवर द डेकेड्स along with the attendant health and environmental hazards. This mode of mining was banned by National Green Tribunal. कह रहा है जी वजह से, बिकॉज ऐसे एक्सीडेंट्स रिकर हुए हैं, बार बार अकर हुए हैं। अकर होना री यानी फिर से, बार बार ऐसी घटनाएं अकर हुई हैं पिछले कई दशकों में। और ये कैसे हुई हैं, साथ ही साथ अटेंडेंट यानी अटेंड करने वाली या कंपनी करने वाले, साथ में आने वाले, हेल्थ और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स के, लोगों की जान को, हेल्थ को और एनवायरनमेंट को भी हैजर्ड या नुकसान हुआ है, डेंजरस है ना सिचुएशन में वो आए हैं। कह रहे इस वजह से ये जो मोड है, तरीका है माइनिंग का, खुदाई का, ये बैन कर दिया था भारत सरकार की संस्था ने, एनजीटी जिसका नाम है। और कब, इन 2014। तो सरकार इसको ऑलरेडी पेपर पे तो बैन कर ही चुकी है कि किसी कोयले की खान में कोई आदमी या बच्चा नहीं जाएगा। एक्सीडेंट्स की वर्ब है हैव रिकर्ड, रिकर होना, किसी घटना का बार बार अकर होना। दिस मोड की वर्ब है वॉज बैंड। हैजर्ड यानी खतरा, हैजर्डस यानी खतरनाक, याद है ना वर्ड आपको। कह रहे द यूज ऑफ प्रॉपर जोग्राफिकल सर्वेस
एंड अप्रोप्रिएट मशीनरी वुड हैव मेड द माइनिंग इकोनॉमिकली अनवाइबल। कह रहे जो इस्तेमाल है सही तरीके से जियोलॉजिकल सर्वेज का, सर्वे किए जाते हैं जियोलॉजी के हिसाब से, ज़मीन के कितना नीचे कोयला है, पानी है ना, पूरी चीज़ का एक स्कैन करवाते हैं। कह रहे जी जो इस्तेमाल है इन बड़े महंगे इक्विपमेंट का जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे हो और सही मशीनरी का भी इस्तेमाल हो, कह रहे इन चीज़ों ने ना बना दिया होता, वुड हैव मेड इस माइन को आर्थिक तौर पे अनवाइबल या अनसस्टेनेबल। अनवाइबल मतलब जो काम हो ही ना सके। आप मशीन लेकर के आए, कोयला निकाला और आपको पता लगा निकालने में ज़्यादा खर्चा हो गया, कोयला कम निकला। तो कह रहा अगर सही तरीके से माइनिंग होती तो ये माइन में कभी माइनिंग हो ही ना पाती। समझ गए? यूज़ की वर्ब है वुड हैव मेड। अनवाइबल आपको मैंने अभी समझाया। मशीनरी कौन सा वर्ड है, याद आया आपको कुछ खास वर्ड्स? इक्विपमेंट, मशीनरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, फर्नीचर, रिसर्च, लेजिस्लेशन। चलो, सारे कॉन्सेप्ट्स रोज़ कवर नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स समझते होंगे आप, क्लास में रेगुलर रहेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। मशीनरी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं बनता। सारे वर्ड्स के नाम मैंने अभी आपको बताए जिनको हमेशा अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। कह रहे द आसाम चीफ मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट माइन अपीयर टू बी प्राइमा फेसी इलीगल एंड वन अबेंडेड बाय द स्टेट्स माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। जो सीएम साहब है आसाम के, वो ये कह चुके हैं कि माइन जो है दिखाई देती थी पहली नज़र में प्राइमा फेसी इलीगल यानी गैर कानूनी, और ऐसी दिखती थी वन जो अबेंडेंड बाय है, जिसको छोड़ दिया गया है स्टेट के माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट ने। तो मिनिस्टर साहब ने तो ये बोला भाई ये माइनिंग का तो, ये माइन में माइनिंग होती ही नहीं है, हमने सरकारी डिपार्टमेंट ने इस माइन से, इस खान से खुदाई करना भी बंद कर दिया है। चलिए, चीफ मिनिस्टर साहब की वो है हैज़ स्टेटेड, माइन की वो है अपीयर्ड, प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में। बाद में अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कुछ और डिटेल्स आएंगी, लेकिन देखने में पहली नज़र में दूर में जब कोई चीज़ आपको लगे कैसी भी, तो वो प्राइमा फेसी होती है। चलो, अब ये प्राइमा फेसी वर्ड पे बहुत सारे फॉरेन फ्रेज बनते हैं। ये प्राइमा फेसी देख रहे हो ना, शायद ये ग्रीक वर्ड है ना। तो ये मॉडस ऑपरेंडी, एड नोजियम, ये सारे वर्ड्स मैं अभी आपको करवाता हूँ। पहले इस पैराग्राफ को हम पूरा करते हैं। चलो, कह रहा है जी इफ़ दैट इज़ द केस इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है अगर ये बात सच है कि सरकार इस माइन को अबेंडन कर चुकी है, ये बात सच है, तो ये रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है खराब तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, राज्य के प्रशासन को। रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन समबडी यानी किसी को गलत जो है नज़र से दिखाना, गलत लाइट में दिखाना। तो इस केस में राज्य का प्रशासन गलत नज़र से हमें दिखता है। और क्यों? दैट सच माइंस कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स विद सच ईज। वो बात ये इसलिए कि क्योंकि ऐसी माइंस, इनको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, इन शोषण भी किया जा सकता है इनका, ऐसे बदमाश एलिमेंट्स के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा, कितनी आसानी से, विद सच ईज, डिस्पाइट द बैन, बावजूद बैन के। तो सरकार की नाक के तले ही यहाँ पे माइनिंग हुई है, सरकार ने नहीं करवाई, लेकिन किसी ने तो की है, बदमाश ने, 4-5 लोगों को अंदर भेज के उनकी जान को हथेली पर रख के। तो इससे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही बुरी नज़र से हमें दिखता है कि ये जरूर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते होंगे। चलिए, फर्स्ट कंडीशनल बना हुआ है, दैट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स, माइंस की वर्ब है कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अनस्क्रूपलस मतलब जिसके कोई स्क्रूपल्स ना हो, बदमाश, नैतिक मूल्यों के बिना कोई काम करने वाला आदमी। कह रहा जी श्योरली दिस इज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द अनरेगुलेटेड माइनिंग दैट एक्चुअली गोज ऑन। कह रहा जी श्योर बात तो ये है, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है, एक हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है उस अनरेगुलेटेड माइनिंग का, बिना रेगुलेशन के खुदाई का, जो एक्चुअली गोज ऑन होती है, जो वास्तव में चल रही है। तो ये तो एक माइन हमें पकड़ में आई है जहाँ पे इलीगली काम हो रहा था, ऐसी बहुत सारी माइंस होंगी जहाँ अभी हादसे हुए नहीं है ना। तो एक हिस्सा ही हमने अभी तक पकड़ा है गैर कानूनी कामों का। चलिए, दिस की वर्ब है इज, फ्रैक्शन का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, किसी चीज़ का पार्ट। दैट की वर्ब है गोज। अब ये सारे फ्रेजेस देख लो फटाफट से, और अपना एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो ऊपर छोड़ के आए हैं, वो भी अपने को करना है। प्राइमा फेसी मतलब जो देखने में जैसा लगे। प्राइमा फेसी ही इज़ अ गुड बॉय, देखने में बहुत अच्छा लड़का है। प्राइमा फेसी शी इज़ क्वाइट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, देखने में वो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट लगती है। बाद में देखेंगे कैसी है वो,
देखने में कैसी लगती है? प्राइमा फेसी। तो ये प्राइमा फेसी के जैसा और भी वर्ड्स हैं अपने पास, जैसे है मॉडस ऑपरेंडी। देखिए ऑपरेशन से बना है ऑपरेंडी, काम काज से बना है ऑपरेशन से ऑपरेंडी। मॉडस का मतलब होता है मोड या तरीका, तो मॉडस ऑपरेंडी होता है जी काम करने का तरीका। समझ गए ना? द वे ऑफ या प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी। खाना बनाने की मॉडस ऑपरेंडी क्या है? आटा लगाओगे, सब्जी बनाओगे, गरम करोगे, तड़के मारोगे, है ना? समझ गए ना? तो ऐसे मॉडस ऑपरेंडी आप किसी भी चीज़ का प्रोसेस बता सकते हैं। चलिए एड नॉजियम। देखिए नॉजिया का मतलब होता है सिक वाली फीलिंग, जब आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो, कई बार कुछ खा लेते उल्टा पुल्टा, नॉजिया होता है ना। एड नॉजियम का मतलब होता है जी किसी काम को आपने इतना कर दिया कि वो सिकनिंग एक्सटेंट तक आप पहुंच चुके हो। आपने चाय इतनी अच्छी लगती है, आपने इतनी चाय पी ली कि अब आपको वॉमिटिंग हो रही है। समझ पा रहे हो आप? आपको वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आपने एक दिन इतना वीडियो गेम्स खेला कि आपका सर दुखने लगा, रात में बीमार हो गए आप। तो किसी भी काम को जब ज़रूरत से हद पार कर देते हो तो उस काम को आप एड नॉजियम करते हैं। ये एक एडवर्ब है, एड नॉजियम। चलिए ऐसे एक एडवर्ब और है, एड लिबिटम। लिबर्टी, लिबिटम बना है लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो एड लिबिटम का मतलब होता है एज मच एज यू वांट, पूरी आज़ादी आपको। किसी काम को एड लिबिटम कर रहे हैं तो जितना आपके मन है आप उतना कर रहे हैं। कुछ कुछ एड नॉजियम जैसा ही है, लेकिन नॉजियम में तो आप बीमार ही हो गए हैं, इतना कर चुके हैं। एड लिबिटम मतलब एज मच एज यू वांट। इसका एक और मीनिंग भी है, हाउ एवर यू वांट। आपको ये भी आज़ादी आप कैसे करना चाहते हैं। मैं आपको बोलूँ यार ये किचन है और ये सामान रखा हुआ है, जो बनाना है बना लो और जैसे बनाना है बना लो, जितना बनाना है बना लो, तो आपको एड लिबिटम आज़ादी मिल गई है, जितना बनाऊं और जैसे मर्जी बनाऊं। ठीक है, लिबिटम यानी लिबर्टी। चलिए अगला वर्ड है फो पा। फो का मतलब होता है जी नकली, और पा बना है, पास लिखा हुआ है, पा बोलते हैं इसको, कदम। फो पा का मतलब होता है अ मिस स्टेप या सोशल मिस स्टेप। आप चलते चलते एक गलत कदम रखते हैं, कई बार खड्डे में गिर जाते हैं। वैसे ही अगर आप कोई ऐसा काम कर दें, कुछ गलत बात बोल दें जो आपको रिग्रेट हो बाद में पब्लिकली, तो सोशल लाइफ में अगर कोई गलत काम आप कर देते हैं, मिस स्टेप को बोलते हैं फोपा। समझ गए? आपने अचानक से गाली दे दी अपने घर में, जनरली आप नहीं देते हो और घर वालों के सामने बिल्कुल नहीं देते हो, लेकिन एक दिन रिश्तेदारों के सामने आपने बोल दिया कभी, तो ये एक फोपा था आपके लिए, सोशल मिस स्टेप था। चलिए पर्सोना नॉन ग्रेटा, एक आदमी जो अनवेलकम हो, एन अनवेलकम पर्सन एट अ प्लेस। ठीक है, एट अ प्लेस। कोई रिश्तेदार जो आपके घर से जा नहीं रहा है तो आपने बोल दिया एक दिन उसको, भाई पर्सोना नॉन ग्रेटा, अब तुम जाओ, हमारे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखो आप इसको। चलिए लास्ट है सिने क्वा नॉन, ऐसी चीज़ जिसके बिना काम ना चले। समथिंग, या ऐसा समझ लो अ प्री कंडीशन, नेसेसरी प्री कंडीशन। ठीक है, अच्छे ढंग से फोकस से पढ़ाई जो है वो सिने क्वा नॉन है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके बिना आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो सिने क्वा नॉन है, नेसेसरी प्री कंडीशन है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आधा पौना घंटा लग के आपको याद होंगे ये वर्ड्स। अभी 5 मिनट में आपने इनका एक अच्छा सा ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है, नोट्स की तरह इनको रखना है स्क्रीनशॉट को। चलो अब ग्रामर कॉन्सेप्ट पे आ जाओ भाई, जो ऊपर छोड़ के आए हैं। मैं एक मिनट क्लास देख लूँ, बहुत लंबी नहीं हुई ना। चलो कॉन्सेप्ट ये है जी, ये 3 अजीब से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कंप्राइज, दूसरा है अपोज, तीसरा है मैरी। और इनके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है जी, ये वर्ब फॉर्म में अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में, वो भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, उस फॉर्म में इनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। समझ गए ना? थोड़ी कन्फ्यूजन है इन वर्ड्स की। कंप्राइज का मतलब होता है मिलके बनाना, अपोज का मतलब होता है खिलाफत करना, किसी चीज़ का विरोध करना, है ना, विरोध करना। और मैरी का मतलब होता है किसी से शादी करना। तो वर्ब फॉर्म में मिल के बनाना, विरोध करना, शादी करना के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में जब ये थर्ड फॉर्म में यूज हो रहे होंगे, पास्ट पार्टिसिपल, तब इनके प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। अगर आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा की बात कर रहे हैं, मैरिड हैं, तब आप टू लगाएं। अगर आप खिलाफ हैं तब आप अपोज के बाद में भी टू लगाएं। अगर आप मिल के बने हैं किसी चीज़ से, कोई चीज़ कंप्राइज्ड है, तब भी उसके बाद में ऑफ लगेगा। अब आपको एग्जांपल देता हूं कैसे बनेगा। द फार्मर्स अपोज्ड द न्यू लॉज, द फार्मर्स आर अपोज्ड द न्यू लॉज। ऊपर वाले में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, नीचे वाले में आप लिखेंगे आर अपोज टू।
देखो ध्यान से, एक ही वर्ड है अपोज्ड, एक ही वर्ड है अपोज्ड, यहाँ नहीं ले रहा टू अपने बाद में, लेकिन नीचे वाले में टू ले रहा है। ऐसा क्यों? फर्स्ट में अपोज एक वर्ब है, फार्मर्स ने अपोज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, इन्होंने विरोध किया। और किसका? नए कानूनों का। तो विरोध करने के लिए अपोज वर्ब कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती। लेकिन दूसरे केस में क्या है? फार्मर्स जो हैं वो हैं अपोज्ड। अपोज्ड यहाँ पे खिलाफ होने की बात कर रहा है। समझ पा रहे हो? फार्मर्स अच्छे हैं, फार्मर्स बुरे हैं, फार्मर्स अमीर हैं, फार्मर्स गरीब हैं, फार्मर्स खिलाफ हैं, है ना? तो ये खिलाफ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ वर्ब नहीं है, ये पैसिव वॉइस नहीं बना हुआ। ये फार्मर्स को खिलाफ नहीं जाया जा रहा, फार्मर्स खुद खिलाफ हैं, तो दे आर अपोज्ड टू द न्यू लॉज। ट्रिक ये है, यहाँ पे अगर आर लग गया तो आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए ये एक एडजेक्टिव है। द बुक कंप्राइज 100 पेजेस, द बुक वॉज कंप्राइज 100 पेजेस। बुक जो है कंप्राइज करती थी, अपने अंदर रखती थी 100 पेजों को, और बुक जो है मिल करके बनी हुई थी, कंप्राइज थी 100 पेजों से। यहाँ पे कंप्राइज एक वर्ब है, V2 लगी हुई है भाई साहब, और यहाँ पे नीचे वाले में कंप्राइज एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे ऑफ लगेगा, अपने बाद लेगा। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बेसिक्स में आपको करवाया हुआ है, ग्रामर प्लेलिस्ट में जरूर से चेक कर लेना इसको। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, रिवाइंड कर लो एक बार, कॉन्सेप्ट ईजी है, समझ में आ जाएगा। शी इज़ मैरिड एडम, क्या लगाऊं यहाँ पे? मैरिड के बाद में कोई प्रेपोजिशन लगाऊं या ना लगाऊं? शी इज़ मैरिड एडम, ठीक है? डालो कमेंट्स में, टू लगे या ना लगे, मैरी के बाद में लगाना या नहीं लगाना, ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। चलो आगे बढ़े। नहीं समझ में आए कोई कॉन्सेप्ट तो लिख दिया करो सर, थोड़ा और डिटेल में चाहिए, मैं या तो उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आपसे कमेंट्स में, या किसी और क्लास में डिटेल में करवा दूंगा। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2019 हैड आस्क्ड वेदर इट वॉज पॉसिबल फॉर सच माइनिंग टू कंटिन्यू विदाउट द कनाइवेंस ऑफ ऑफिशियल्स। कह रहा है जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट है हमारे, 2019 में वो पूछ चुके थे, इस बात के बारे में कह चुके थे कि हाँ या ना, कि ये पॉसिबल है या नहीं ऐसी तरह की माइनिंग के या खुदाई के कंटिन्यू करने का या बने रहने का, बिना कनाइवेंस के या बिना साठ गांठ के हमारे ऑफिशियल्स की। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये चल रही है तो कैसे चल रही है, बिना साठ गांठ के सरकार के नीचे नाक के तले कैसे चल रही है? कह रहा है जी व्हेन इट वाज एग्जामिनिंग द रेस्क्यू ऑफ 15 माइनर्स ट्रैप्ड इन अ रैट होल माइन इन द ईस्ट जंशिया हिल्स इन दिसंबर 18। और ये तब बोला सुप्रीम कोर्ट ने जब एग्जामिन कर रही थी कोर्ट, इस चीज़ के अंदर जांच कर रही थी, और जांच कर रही थी रेस्क्यू में या बचाने के ऑपरेशन में 15 माइनर्स के जो ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे ऐसी ही एक माइन के अंदर, रेड होल माइन में, ईस्ट जंशिया हिल्स के अंदर 2018 दिसंबर में। तो पहले जब ये हादसा हुआ 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से कि हुआ कैसे, ये लोग अंदर गए कैसे, किसकी परमिशन से गए। चलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो है इसकी हैड आस्क्ड, ये काम पास्ट का भी पास्ट है भाई, ये एग्जामिन पास्ट में कर रही थी, समझ पा रहे हो? ये मामला आज हुआ है सारा, इस पास्ट से पास्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट पूछ चुकी है, आज से 2019 में 6 साल पहले, है ना? तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। चलिए इट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है वॉज एग्जामिनिंग, कनाइवेंस यानी साठगांठ, कोल्यूजन किसी के साथ में, कॉन्स्पिरेसी। कह रहा है जी अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय अ मॉनिटरिंग कमिटी set up by the entity observed that despite the ban, the demand for coal to power cement manufacturing and thermal power plants in the northeast had sustained and supported red hole coal mining। कह रहा है फिर एक सरकार की रिपोर्ट आई जो सबमिटेड थी एक मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा, जिसको सेटअप या इस्टेब्लिश किया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने। कह रहा है इस रिपोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, इस चीज़ का खुलासा किया या इसको मेंशन किया, तो ये मेंशन किया कि बावजूद इस बैन के, डिस्पाइट द बैन, जो डिमांड है या मांग है कोयले की, दो कामों के लिए। पहला काम है पावर देना या पावर करना सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को, और दूसरा काम है जी पावर देना थर्मल पावर प्लांट्स को। भाई थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला ही जलेगा, उसी से बिजली बनेगी। कह रहे हैं उन्होंने ये बताया रिपोर्ट में कि डिमांड जो है कोयले की बैन के बावजूद वो सस्टेन कर रही थी नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तरी पूर्व में, समझ गए ना, अपने 7 सिस्टर वाले एरिया में डिमांड उतनी बनी हुई थी, और साथ ही साथ ये सपोर्ट कर रही थी इस गलत तरह की रेड होल कोल माइनिंग को। जब किसी चीज़ की डिमांड होगी तो सप्लाई करने कोई ना कोई आ ही जाएगा, कोयला चाहिए
मशीनों से नहीं निकल रहा तो हाथों से निकालेंगे लोग। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था। रिपोर्ट की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, डिमांड की वर्ब है हैड सस्टेन्ड, और दूसरी वर्ब है डिमांड की सपोर्टेड। डिमांड हैड सस्टेन्ड एंड सपोर्टेड रैट होल कोल माइनिंग। कह रहा जी ऑन द अदर हैंड व्हेन कन्वीनियंट स्टेट अथॉरिटीज हैव सॉर्ट आउट एंड इवन फेलिसिटेटेड रैट होल माइनर। कह रहा जी जबकि दूसरी तरफ जब कन्वीनियंट लगे, जब सुविधा अनुसार हो, कन्वीनियंट मतलब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से हो, कह रहा जब मौका हो, सुविधा हो, तो स्टेट के ऑफिशियल्स अथॉरिटी ने सॉर्ट आउट भी किया है या ढूंढ भी निकाला है। सॉर्ट आउट करना, किसी को ढूंढना, खोजना, किसी को अपने, है ना, किसी के पास तक पहुंचना। तो स्टेट अथॉरिटीज़ ने इस काम को भी किया है कि ये सॉर्ट आउट करें या खोजें, और यहाँ तक कि इवन फेलिसिटेट करें या फिर अवार्ड दें, सेलिब्रेट करें रैट होल माइनर्स को। और कब? सम फ्रॉम असम, असम में से कुछ एक को। और कब? करे जैसे कि एज इन 2023 में हुआ। व्हेन दे वर कॉल्ड इन एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब इनको बुलाया गया था, कॉल इन किया गया था आखिरी चारे के तौर पे। और कब बुलाया गया था? आफ्टर एडवांस मशीनरी एंड द एक्सपर्टीज ऑफ प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट एंड अर्थ साइंटिस्ट हैड फेल्ड टू रेस्क्यू 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ट्रैप्ड इन द लार्ज ओवरग्राउंड सिकियारा टनल इन उत्तराकाशी। ये तब हुआ जब, इस घटना के बाद हुआ तब, जब बड़ी मशीनरी, जो एडवांस मशीनरी है और जो एक्सपर्टीज़ है, जो निपुणता है प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट की, साइंटिस्ट लोगों की और अर्थ साइंटिस्ट की, वो फेल कर गई, नाकामयाब हुई बच के बाहर निकालने को, रेस्क्यू करने को 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो फंसे हुए थे एक बड़ी सी ओवरग्राउंड सिक्यारा टनल में या इस सुरंग में उत्तराकाशी में। लंबा सेंटेंस है, देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कह रहा है एक तरफ तो आप गाली देते हो, है ना, इस माइनिंग को आप बोलते हो गलत है, माइनिंग बंद करवाओ इसको, पर लेकिन जब आपको कन्वीनियंट लगा तो आपने क्या किया? आपने रैट होल माइनर्स को खोजा, बुलाया, काम करवाया उनसे और फिर उनको अवार्ड दिए। और ये सारा काम तब हुआ था, इनको सॉर्ट आउट और फेलिसिटेट तब किया गया था, कॉन्ग्रेचुलेट तब किया गया था जब इनको आखिरी चारे के तौर पे बुलाया गया था, जब हमारे साइंटिस्ट और मशीनरी फेल हो गए 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बाहर निकालने में, जो उत्तराकाशी के अंदर फंसे हुए थे सन 2023 में। समझ गए? चलिए, स्टेट अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैव सॉट, दूसरी वर्ब है हैव फेलिसिटेटेड। सीक आउट करना, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, किसी को खोज निकालना, फेलिसिटेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, अवार्ड देना। दे हैं रैट होल माइनर्स, दे वर कॉल्ड इन, इसको बुलाया गया। मशीनरी एंड एक्सपर्टीज़ दोनों की वर्ब है हैड फेल्ड, ये दोनों नाकामयाब हो चुकी थी हमारी नॉलेज, हमारे साइंटिस्ट 41 मजदूरों को ज़मीन से बाहर निकालने में। समझ में आ गया ना? सेंटेंस लंबा है लेकिन हमने हर प्रोसेस, हर पीस को तोड़ दिया पूरा, समझ गए ना, पीस बाय पीस इसको पढ़ा। कह रहा है जी द डिमा हासो ऑपरेशंस टू लाइक अदर्स विल एंड द नेट सक्सेस और फेलियर ऑफ सेविंग दोज ट्रैप्ड विल इंड्यूस अ फेमिलियर एमनीशिया। कह रहा है अब जो 4 लोगों की मौत हो गई और ऑपरेशन जो चल रहा है डिमा हासो में, कह रहा है ये भी दूसरे ऑपरेशंस की तरह एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इस बात को भी हम भूल जाएंगे। और कह रहा है फिर जो सक्सेस है इसकी आखिर की, नेट सक्सेस, या इसका जो फेलियर है बचा लेने में उन सारे मजदूरों को जो ट्रैप्ड अंदर, कह रहा है वो इंड्यूस करेगा, वो जगा देगा एक बहुत ही फेमिलियर से, बहुत ही जाने पहचाने एमनीशिया को या भुलक्कड़पने को। एमनीशिया होता है आप चीज़ों को भूल जाते हैं, और ये एमनीशिया कौन सा होगा? दैट विल बी ब्रोकन ओनली बाय द नेक्स्ट एक्सीडेंट। ये भुलक्कड़पना वही होगा जो टूटेगा सिर्फ अगले एक्सीडेंट्स के बाद ही। कितनी पावरफुल लाइन लिखी हुई है। ये हर साल होता है, इस साल भी हुआ, ख़त्म हो जाएगा, फिर एक दिन हम इसको भूल जाएंगे, 1-2 हफ्ते में इसको भूल जाएंगे, एक नया भुलक्कड़पना हमारे दिमाग में आ जाएगा, फिर हम इस रैट होल माइनिंग को करवाते रहेंगे, और फिर ये भुलक्कड़पना हमारा तब टूटेगा जब 2026-27 में फिर से कभी कोई एक्सीडेंट होगा। चलिए, ऑपरेशन की वर्ब है विल एंड, सक्सेस और फेलियर की वर्ब है विल इंड्यूस, एमनीशिया यानी भुलक्कड़पना, दैट की वर्ब है विल बी ब्रोकन। कह रहा है जी अंटिल डिसाइसिव एक्शन टू पंक्चर द इकोनॉमिक्स ऑफ रैट होल माइनिंग इज टेकन, इंडिया इज ओनली बोरोइंग द वे टू अनदर ट्रेजेडी। कह रहा है कि जब तक एक डिसाइसिव एक्शन, निर्णायक जो है कदम, डिसाइसिव यानी कंक्लूसिव हो, जिसमें निर्णय निकले, कंक्लूजन निकले, कह रहा है जब तक कि एक निर्णायक कदम जो है
पंक्चर करने के लिए, हवा निकालने के लिए, इस पूरी इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था को जो है रैट होल माइनिंग की, कह रहा है जब तक वो ना लिया जाए, अनटिल दिस एक्शन इज टेकन, जब तक ये एक्शन ना लिया जाए, इंडिया सिर्फ खोद रहा है, बरो कर रहा है चूहे की तरह अपने रास्ते को एक और ट्रेजेडी की तरफ, एक और हादसे की तरफ। तो चूहों की तरह ये जा रहे हैं अंदर और एक नया हादसा करेंगे या करवाएंगे, बस यही इस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे। चलिए, एक्शन की वो इज टेकन, जब तक ये एक्शन ना लिया जाए, ना ऑलरेडी अंटिल में लगा हुआ है, अंटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, तो ना आपको फिर से यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की वो इज बोरोइंग, बरो का मतलब होता है अंदर घुसना, चूहे की तरह खोदना। चलिए, क्लास को करेंगे रैप अप, आ जाइए अपने क्विज पे, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लो अपने। पहला क्वेश्चन है जी, सेंट्रल थीम क्या है इस पैसेज की? आराम से इसको पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से दो, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। देखो सेंट्रल थीम खुद से एक बार देख लेना। सेंट्रल थीम है जी, डेंजर क्या है और रेगुलेटरी फेलियर्स क्या है रैट होल माइनिंग के, ये बताने के लिए। ना ये आसाम के बारे में है, ना ये कोयले के बारे में है, ना ये वर्कर्स के बारे में है, ये है इस गलत माइनिंग के तरीके के बारे में। कह रहा जी, इस आर्टिकल से क्या इन्फर किया जा सकता है सरकार की भूमिका को लेकर के रैट होल माइनिंग की प्रैक्टिसेस को रोकने में, रेगुलेट करने में। देखो जी, एक ही भूमिका है सरकार की, कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार जो है गुपे चुपे तरीके से इलीगल माइनिंग को, है ना, अलाउ कर रही है, क्योंकि इससे क्या है, घूस मिलती है, थोड़ा कोयला बनता है देश के लिए, है ना। तो चाहे घूस के चक्कर में या कोयले के लालच में सरकार कहती है कि चलो आंख बंद कर लेते हैं, करने दो इनको माइनिंग, घुसने दो अंदर। तो ये है सरकार का रवैया। बाकी क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं, बड़े आसान है। मैच द कॉलम्स है, ए और बी को मैच करते जाना। मान लीजिए 4 मिलेगा डी के साथ, 7 मिलेगा ए के साथ, तो ऐसे आपको मिलाना है इनको। और 8वें 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी, जो कॉन्सेप्ट करवाया था ग्रामर का वही अप्लाई होगा। कंप्राइज्ड और अपोज देख लेना, कौन वर्ब है कौन एडजेक्टिव है, और सही प्रेपोजिशन को यूज़ करना इनके बाद। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात, एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। चलिए, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।